फ़ोन की घंटी बज रही थी। रजनी ने फ़ोन उठाया। उधर से रजनी की बेटी जिया बोल रही थी। वो माफ़ी मांगते हुए रो रही थी। रजनी ने फ़ोन पर बिना कुछ बोले काट दिया। जिया के इस तरह पछतावे और आंसू पर रजनी को दया से ज़्यादा सुकून मिल रहा था। रजनी हाथ में जिया की फ़ोटो लेकर बैठी थी। तभी रजनी की बहू मधु ने रजनी को उदास देखकर कहा, क्या हुआ माँ? जिया का फिर फ़ोन आया था। माँ ने मधु की तरफ भरी आंखों से देखा। मधु ने माँ के हाथों को पकड़ के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ आप खुद को कितना दुख दोगी? आप माफ़ क्यों नहीं कर देती जिया को? माँ आंसू साफ करते हुए बोली, कैसे माफ़ कर दूँ उसे? कितना दुख सहा है हम सब ने उसके फैसले के कारण। आज भी याद है जब जिया हुई थी घर में, अपने भाई के बाद सबसे छोटी थी। सब कितने खुश थे। रजनी मधु को सब विस्तार से बताने लगी। मेरे पास तब मनुज और जिया थे। जिया की हर जिद पूरी होती थी। जो भी मन करता था उसे मिल जाता था। सबकी लाडली थी। जिया देखने में गोरी, बड़ी आंखें और हंसमुख चेहरे के साथ साथ बहुत खूबसूरत थी। जिया ने जब 5वां कर लिया तो इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए 6 से 12 तक के कन्या कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। जिया मेरी सबसे लाडली बेटी और दिल का टुकड़ा थी। जिया को मैं खुद से कभी दूर नहीं रख सकती थी। जिया नाना के यहाँ भी जाती तो मैं जल्दी वापस बुला लेती थी। समय बीतता गया। जिया कक्षा 9 अच्छे नंबर से पास करके अब 10वीं में आ गई थी। मेरी जिया ना तो किसी से ज़्यादा बोलती, ना ही कोई ख़ास सहेली थी उसकी। एक दिन जब जिया कॉलेज से आई तो थोड़ा अलग व्यवहार लग रहा था। उसी दिन से वो कुछ खोई खोई सी रहती। कभी बेवजह मुस्कुराती थी, आईने के सामने खुद को निहारती, अपने बालों को संवारती, कॉलेज जाते समय आँखों में काजल लगाती। जिया जिसे मेकअप से चिढ़ती वो ये सब कर रही थी। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, कॉलेज में क्या चल रहा है? वो कुछ बदली सी लग रही है। उसने बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है। अब मैं बड़ी हो रही हूँ, क्या मैं खुद पर ध्यान भी ना दूँ? जिया मेरा गर्व थी। वो कुछ गलत नहीं कर सकती थी, ये मेरा विश्वास था। जिया अब कॉलेज से देर से आती थी। पूछने पर बोलती, कक्षा की सहेली है, उसके साथ पढ़ाई करती हूँ। एक तो पढ़ाई की टेंशन है, बोर्ड है ना इस बार। जब मेरा बेटा बोलता ऐसी कौन सी पढ़ाई है तो मैं उसे ही डांट देती। जिया कभी झूठ नहीं बोल सकती। वैसे तो पड़ोस की सविता बुआ का आना जाना आम बात थी, पर उस दिन वो काफ़ी समय बाद घर आईं। बिना किसी खास वजह के वो कहीं नहीं जाती थी। पूरे मोहल्ले के लिए खबरी मैडम थी। पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी। वो आईं, हाल चाल पूछ बोली, जिया नहीं दिख रही। मैंने बोला अभी कॉलेज से नहीं आई। वो बोली, पर अब तक कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। मैंने मुस्कुराकर बोला, सहेली के घर पढ़ने गई है। वो मुंह बना के बोली, तू बहुत भोली है, बुरा मत मानना। तुम्हें अपना समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं बोली, बुआ क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सविता बुआ ने कहा, वो जो हरिदास है ना, उनका लड़का रॉकी जो 10वीं फेल है और 4 साल से कुछ नहीं कर रहा, बस बुरी संगत वाले दोस्तों के साथ शराब पीता और घूमता है। मैं अपना काम छोड़ ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। तेरी जिया को कल मैंने उसके साथ बात करते हुए देखा था। मैंने सोचा कि तुम मेरी अपनी हो तो तुम्हें बता के तुम्हें सजग कर दूं। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिया के बारे में ये सब सुन मेरा खून खौल गया। मैंने सविता को चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? आप बड़ी हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के विषय में कुछ भी गलत सुन लूँगी। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मेरा गुरूर है। आप अभी यहाँ से चली जाइए और यहाँ कभी मत आइएगा। सविता बड़बड़ाती हुई जाने लगी। भलाई का तो ज़माना ही नहीं, तुम्हें भी जल्द सब सच पता चल जाएगा, बोलती हुई चली गई। मुझे उस समय उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही जिया के लिए भी चिंता हो रही थी। मैं बेसब्री से जिया का इंतज़ार कर रही थी। जिया जब घर पर आई तो मैंने अपने आप को शांत और सामान्य रूप से रोज़ की तरह ही व्यवहार किया।
और पूछा, हो गई पढ़ाई? वो बोली, हाँ। मैंने पूछा, कौन सी सहेली है? वो हकलाते हुए बोली, अरे माँ, तुम भी ना। वो कॉलेज की सहेली है रिमझिम, कभी घर नहीं आई, तुम कैसे जान पाओगी उसे? वो मेरे साथ ही पढ़ती है। मैंने बड़े सहज भाव से बोला, ठीक है, तो मिल लेते हैं कल। कल से तुम अपनी सहेली को यहीं बुला लेना, दोनों साथ यहीं पढ़ाई कर लेना। जिया चौंक गई। वो अचानक से बोली, वो यहाँ नहीं आ सकती। जब मैंने पूछा क्यों, तो वो जवाब नहीं दे पाई। अब मुझे भी संदेह हुआ, पर मैंने और कुछ नहीं पूछा। रात तो हो गई थी, पर नींद तो जैसे मेरे से कोसों दूर थी। रात में जिया जब अकेले कमरे में थी, तब मैं उसके पास गई। बड़े प्यार से उसे सर को सहलाया। मैंने पूछा, जिया, तू बड़ी हो रही है, तू मुझे अपनी सहेली ही समझ। अगर कुछ बात है तो बता मुझे, डर मत, मुझे बता बेटा। जिया बहुत आश्चर्य से देख रही थी। जिया ने नज़रें चुराकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है माँ। आप पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही हो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, सुबह जल्दी भी उठना है। इतना बोल के आंख बंद करके जिया लेट गई। मुझे मन ही मन सविता की बात पर बहुत गुस्सा आया। मेरी जिया के बारे में ना जाने क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी। अब की कुछ बोली तो उसे छोड़ूंगी नहीं। रविवार के दिन घर के सामान के लिए बाजार जाना था। मैंने जिया को साथ चलने को कहा तो उसने मना करते हुए बोला कि तबीयत ठीक नहीं है। मैं और मनुज बाजार चले गए। जिया के पिताजी अपनी नौकरी में व्यस्त थे। उस दिन घर पर जिया अकेली थी। बाजार से हम घर आने लगे तो मैंने मनुज को सामान देकर घर भेज दिया। घर के पास ही रहने वाले शर्मा जी की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उनका ही हाल चाल पूछने के लिए मैं उनके घर चली गई। जब वहाँ से घर आई तो मनोज बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोला, पूछ लो अपनी लाडली से, ये किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने कमरे के बाहर से सुना था, पर जब अंदर आया तो बोल रही है, मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं है। मुझे अभी भी विश्वास ना हुआ। मैंने मनुज को डांटा, तुझे धोखा हुआ होगा। मनुज झल्लाते हुए बोला, माँ मेरा यकीन करो, वो मोबाइल भी यहीं होगा। मैंने बोला, कहाँ है? फिर मोबाइल मनुज हर जगह उसे खोजता रहा। यह देख मैंने गुस्से में बोला, बंद करो नाटक मनुज। पर मनुज बिना कुछ बोले सामान उलट पुलट करने में लगा हुआ था। तभी मनुज ने जिया का बैग उठाया। यह देख जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्ला के बोली, ये क्या कर रहे हो भैया? मेरा बैग दो, इसमें मेरी किताबें हैं। मनुज बिना कुछ जवाब दिए बैग उल्टा कर पलट दिया। सब एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उस बैग से किताबों के साथ एक मोबाइल निकला हुआ नीचे गिरा था। मैं जिया की तरफ सवाल भरी नज़र से देख रही थी। मेरे भरोसे पर जिया ने एक ज़ोरदार का थप्पड़ मार दिया था। जिया डरने और शर्मिंदा होने के बजाय चिल्लाते हुए बोली, हाँ मैं कर रही थी बात। मैं रॉकी से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। उसकी ये बातें और असहनीय बेशर्मी वाला व्यवहार देख मैंने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया, पर वो बिना किसी की परवाह करे बोले जा रही थी। मैंने उसे समझाया, वो बहुत बुरा है, शराब पीता है, तुमसे 5 साल बड़ा है, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, उसके साथ तुम्हारा भविष्य दुख भरा होगा। पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बोल रही थी, आप सब मेरे दुश्मन हो। मेरे दिल में उसके शब्द तीर जैसे घाव कर रहे थे। मनुज ने बोला, अब जब पिताजी आएंगे, जब बात करेंगे, माँ हम इसे नाना जी के पास भेज देंगे, वहीं पढ़ाई पूरी करेगी। जिया बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बस रॉकी के साथ ही रहूंगी। रात में जब पिताजी आए तो सब बातें सामने रखी गईं। रॉकी के बारे में सबको पता था, उसमें बहुत सारी बुरी आदतें थीं। रात का समय था, करीब 8:30 बजे थे। पिताजी ने जिया को बुलाने के लिए बोला तो मैं बुलाने उसके कमरे में गई, पर वो तो कम्बल ओढ़े लेटी थी। मैं समझ गई कि वो अभी गुस्से में है। मैंने आवाज़ लगाई, कुछ उत्तर नहीं आया। मुझे लगा गुस्सा है। मैं पास गई, कम्बल हटाया तो चौंक गई। जिया नहीं थी, वहाँ बस तकिए की एक कतार लगी थी। मैं घबरा गई। घर में सब लोग जिया को खोजने लगे।
रात के 9 बजने वाले थे और घर की लड़की घर पर नहीं थी। सब जगह पता किया, कहीं कुछ पता नहीं चला। घबराहट के मारे सबका बुरा हाल था। मनुज ने बोला, वो ज़रूर रॉकी के पास गई होगी। हम सब बिना देरी किए सीधे रॉकी के घर गए। मनुज ने चिल्लाया, जिया जिया। रॉकी बाहर आया और बोला, क्यों चिल्ला रहे हो साले साहब? मनुज का खून खौल गया। उसने गुस्से में बोला, जिया कहाँ है? इतने में जिया बाहर आई, चिल्लाते हुए बोली, बोलो क्यों शोर मचा रहे हो? मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और अब यहीं रहना चाहती हूँ। आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप सब मेरे दुश्मन हो। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल। जिया की इन बातों ने सब तार तार कर दिया। जहाँ मनुज रॉकी से लड़ने में लगा था, मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने जिया के आगे हाथ जोड़े, बेटा घर चल, हम तेरा परिवार हैं। पर जिया की आंखों और मन पर रॉकी ने अपने फरेब के प्यार का ऐसा पर्दा डाला कि उसे उस समय हम ही दुश्मन लग रहे थे। उसका दिल मेरे आंसू देखकर भी नहीं पसीजा। मैं जिया को उसके पास किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकती थी। मेरे दिल का टुकड़ा थी वो। रॉकी धमकी पे धमकी दिए जा रहा था। 9 महीने कोख में रख के बड़े प्यार से पाला था। आज अपनी ही बेटी को मैं भिखारियों की तरह मांग रही थी। आज उसके लिए रॉकी ही सब कुछ था और हम दुश्मन थे। जिया के पिताजी को अपनी बेटी का यह रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस मोहल्ले में उनका सम्मान और महत्व शिखर पर था, आज उन सबके सामने जिया के कारण उनका सम्मान धूल में मिल रहा था। अचानक वो बेहोश हो वहीं गिर गए। मनुज ने उन्हें सहारा देते हुए एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पर जिया का पत्थर दिल वो अपने फैसले से बिल्कुल ना बदली। जब एम्बुलेंस आई तो मैं जिया के पिताजी को लेके अस्पताल जाने लगी और रोते हुए मनुज से कहा, जिया को बेटा यहाँ मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए उसे घर लेकर आना। मनुज के जब सब प्रयास विफल हो गए तब उसने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि जिया की उम्र 18 बरस से कम थी। 17 बरस में चल रही थी, इसलिए मनुज को यह रास्ता ही ठीक लगा। पुलिस आई। महिला पुलिस जिया को रॉकी के घर से बाहर लेके आई। पुलिस रॉकी को जिया के अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार करने लगी। जिया का बयान लेने के लिए महिला पुलिस उसे अलग कमरे में ले गई। जिया से सवाल करने शुरू किए। जिया से पूछा, किस तरह रॉकी ने तुम्हारा अपहरण किया, कैसे किया? जिया बोली, उसने कुछ नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से उसके पास गई। मैं रॉकी से प्यार करती हूँ। मेरे घर वालों ने मुझसे बोला, अगर रॉकी से मिली तो हम तुझे मार देंगे। मनुज को यकीन नहीं हुआ। जिया ने उल्टा परिवार वालों पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने उसे मारने की धमकी दी है। पुलिस महिला ने बयान लिखा। मनुज के पास अब कोई वजह नहीं थी रॉकी को जेल भिजवाने की, ना ही पुलिस के पास थी, तो पुलिस ने रॉकी को चेतावनी देके छोड़ दिया। साथ मनुज को चेतावनी दी, अगर जिया को कुछ भी हुआ तो पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। पुलिस चली गई। जिया को लेके मनुज घर पहुंचा। तब तक मैं भी घर पहुंच चुकी थी, पर जिया के पिताजी अभी भी अस्पताल में थे। मेरे घर पहुंच जाने पर मनुज पिताजी को देखने अस्पताल चला गया। मैं जिया घर पर अकेले थे। मैंने जिया से पूछा, तुझे क्या हो गया है? तुझे तेरे पिताजी पर भी तरस नहीं आ रहा? तू अभी छोटी है, सही गलत की समझ नहीं तुझ में। मनुज अगले दिन पिताजी को लेके घर आ गया। बीपी की वजह से तबीयत खराब हुई थी। मनुज ने बोला, पिताजी को कोई तनाव नहीं देना है। जिया को बहुत समझाने पर भी वो अपने निर्णय से नहीं हटी। फिर मैंने बड़े भारी मन से उसे उसके नाना जी के यहाँ भेज दिया। नाना जी ने तो उसकी शादी के लिए बोला, तो मैंने साफ मना कर दिया। उसने कितनी ही गलती की हो, पर मैं उसकी इतनी कम उम्र में शादी कर उसका जीवन बर्बाद नहीं करूँगी। मैं रोज़ अपने पिताजी के फ़ोन से जिया से बात करती। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक रोज़ मैं हर दिन की तरह जिया को जब फ़ोन किया तो जिया रोते हुए बोली, माँ मुझे इतनी सज़ा क्यों? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अपने पास बुला लो। मेरा दिल पसीज गया। मैंने जिया के पिताजी से जिया को घर बुलाने की बात की। वो भड़क गए और मना करते हुए बोले, नहीं,
अभी नहीं बुलाना है। थोड़े दिन बाद जिया के नाना का फ़ोन आया। वो गुस्से में बोल रहे थे, मैंने तुम्हें बोला था ना इसकी शादी कर देते हैं, पर तुमने मना कर दिया। वो रॉकी यहाँ भी आया था। तुम्हारी लाडली बेटी ने उसे चुपके से मेरे फ़ोन से यहाँ का पता बताया। मैं अब उसकी शादी के लिए लड़का देख रहा हूँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ना जाने उस शराबी में ऐसा क्या है जिसके लिए अपने ही परिवार की दुश्मन बन बैठी है। मेरे पिताजी ने जिया के लिए एक रेलवे में नौकरी करने वाले लड़के अमित का रिश्ता देख पक्का कर दिया। शादी की तारीख भी तय हो गई। 4 महीने बाद शादी थी। अमित बहुत समझदार सरल स्वभाव का लड़का था। पिताजी की अनुमति लेके जिया से फ़ोन पर बात कर लेता था। जिया ने उससे फ़ोन पर बहुत रूखा बर्ताव किया। कुछ दिन बाद न जाने कैसे बड़े प्यार से बात करने लगी। जिया ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, नाना जी के फ़ोन से ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते। फिर अमित ने एक मोबाइल फ़ोन जिया के लिए एक उपहार के रूप में भिजवा दिया। सबको लगा सब ठीक हो गया। सबकी तरह मैंने भी थोड़ी सुकून की सांस ली। जिया ने मुझसे बात करते हुए कहा, माँ अब तो शादी का 1 ही महीना रह गया है। अब तो मैं तुमसे शादी करके दूर चली जाऊंगी। माँ आपने मुझे माफ़ नहीं किया। मुझसे गलती हो गई। माँ मैं भटक गई थी। मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दो। माँ कुछ समय आपके पास रहना चाहती हूँ। मुझे बुला लो। यह बोलते हुए वो बहुत रोने लगी। मैं अब उससे बिना मिले नहीं रह सकती थी। घर में सबके मना करने पर भी सबसे लड़के उसे मनुष्य से बुलवा लिया। आते ही माँ के गले लग गई, माफ़ी मांगने लगी। अमित का फ़ोन आया। अमित ने मेरे से बोला, मैं जिया को आगे पढ़ाऊँगा। आप इनके सारे मार्कशीट और स्थानांतरण पत्र कॉलेज से निकलवा कर भिजवा दीजिए। मुझे बहुत खुशी थी। पिताजी ने बहुत अच्छा लड़का देखा था। वो जिया की मर्ज़ी से जिया के लिए शादी के कपड़े गहने लेके शादी के लिए तैयारियां कर रहा था। मैं जिया के साथ उसके कॉलेज गई। जिया के मार्कशीट और स्थानांतरण पत्र के लिए सारे फॉर्म लेके घर आ गए। फॉर्म भर के जमा करना था। अगले दिन मनोज अपने कॉलेज के खेल प्रतियोगिता के लिए शहर से बाहर गया था। मनोज के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। अगले दिन मैं जिया और जिया के पिताजी हम सब अस्पताल गए। डॉक्टर ने बोला, आप इन्हें ज़्यादा तनाव और परेशानी वाली बातें नहीं बोल सकते। इन्हें कभी भी दिल का दौरा पड़ जाएगा। जिया भी सुन रही थी। हम घर आने वाले थे। जिया बोली, मैं कॉलेज फॉर्म जमा करके आती हूँ। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने भी ना जाने बिना सोचे समझे कैसे बोल दिया, ठीक है जल्दी आना। रात हो गई। जिया नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। जिया के कॉलेज फ़ोन किया। पता चला जिया वहाँ आई ही नहीं। उसकी सहेली के यहाँ भी पता किया। जिया उनसे काफ़ी समय से नहीं मिली थी। रॉकी का पता किया, वो भी इस शहर में नहीं है। सुबह हो गई। मनोज भी आ गया। वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। अकेला क्यों जाने दिया। उसे जिया के पिताजी की तबीयत यह सब सुनकर बहुत बिगड़ गई। जल्दी ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर मनोज पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने चला गया। शक के आधार पर रॉकी को खोजने लगे। वो दिल्ली में मिले। रॉकी और जिया दोनों शादी कर चुके थे। उल्टा जिया ने अपने परिवार पर आरोप लगाया, वो उसकी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं और रॉकी को मारने की धमकी दी है। जिया 18 साल की हो चुकी थी। मनोज ने जब ये सब बताया, ऐसा लगा जिया ने मेरी ममता को गाली दी है, मेरी परवरिश पर दाग लगा दिया। मनोज का मन बहुत दुखी था। वो बोला, माँ अब वो बदल गई है। उसके लिए हम मर चुके हैं। उसके कारण पिताजी की यह हालत है। वो घर नहीं आना चाहती। जिया के नाना जी का पूरे गांव में बहुत सम्मान था। जिया के ऐसा करने से बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव के लोग कई तरह की बातें करते थे। मोहल्ले में मेरे परिवार का निकलना मुश्किल हो गया। अमित का रोज़ फ़ोन आता, समझ नहीं आता क्या बोलूं। एक दिन हिम्मत करके सब बता दिया। अमित अंदर से टूट गया। जिया उसका पहला प्यार था। उसका विश्वास बुरी तरह से टूट गया। अमित के पिताजी के गुस्सा होने पर अमित ने मना किया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो मेरे से बोला, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आपके परिवार से मेरा रिश्ता
जिया के कारण जुड़ना था, पर मैं आपके लिए आपका हमेशा बेटा रहूँगा। अमित की बात सुन उस दिन मुझे जिया की किस्मत पर बहुत पछतावा हुआ। उसने कितनी अनमोल इंसान को खो दिया। नाना जी जिया की खबर सुन के और गांव की बेइज्जती से बीमार हो गए थे और 3 महीने बाद दुनिया छोड़ गए। जिया के पिताजी को अब नौकरी ना करने की डॉक्टर ने हिदायत दी। मनोज जब भी कॉलेज के लिए घर से बाहर जाता, लोग बहुत कुछ सुनाते, वो बिना कुछ बोले घर आ जाता। पिताजी के जाने के बाद सबके ताने सुन मन हुआ जहर खा लूं, पर मनोज और उसके पिताजी की सोचकर रुक जाती। 2 साल बीत गए, पर आज भी जिया को कोई नहीं भूला। मैं मनोज की शादी करना चाहती थी, पर जिया ने जो किया उसकी वजह से कहीं रिश्ता नहीं बन रहा था। फिर अमित ने अपनी बुआ की लड़की का रिश्ता के लिए बोला और मधु तुम सबको बहुत पसंद आई। मधु को सब पता था, घर के हालात। मधु शादी करके आई तो उसने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया। आज इनकी शादी को 4 साल हो गए। सुना है रॉकी बहुत शराब पीता है, कभी कभी जिया पर हाथ भी उठा देता है। जिया केवल 9वीं पास है, इसलिए कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं कर सकती। वो किसी के घर काम कर अपना और अपनी बेटी का खर्चा चलाती है। जिया का फ़ोन आता है, वो रोती है, माफ़ी मांगती है, पर घर आने को तैयार नहीं होती। उसकी भी एक बेटी है, शायद अब उसे एहसास हो कि माँ का दर्द क्या होता है, और जब उसकी कोख पर कोई दाग लगा दे तो कैसा महसूस होता है। मधु माँ के आंसू साफ कर गले लगा लेती है। मूर्ख हैं वो लोग जो अपने परिवार के सम्मान और दिल को ठेस पहुंचाकर अपनी खुशियों की कामना करते हैं। अपनी माँ परिवार को दुख देकर कोई अपना घर नहीं बसा सकता, ना ज़िंदगी में उसे खुशी और सुकून नसीब होता है। ऐसा प्यार पाकर भी क्या फ़ायदा जो जन्मदाता को ठेस पहुंचाकर मिले।